हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस, द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज डेट है 7 सितंबर 2020 और देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन थोड़ा ब्रीफिंग देख लेते हैं फर्स्ट आर्टिकल की, वो है द अनलॉकिंग द मेट्रो। ये आर्टिकल जो है इसमें ये बताया गया है कि दिल्ली में अभी मेट्रो फिर से स्टार्ट कर दी जा रही है, मेट्रो सर्विसेज को रिज्यूम किया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं आज कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए और किस तरीके से इनको रीस्टार्ट करना चाहिए। ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे मास गैदरिंग पॉसिबल है, तो वहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने कहीं ना कहीं जो केस स्टडीज़ आती है ना एथिक्स के पेपर में, वहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है ये चीज़ें। कैसे? देखो, मेट्रो सर्विसेज रिज्यूम हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको एडिक्वेट ड्वेल टाइम बिटवीन स्टेशंस के बीच में आपको एडिक्वेट ड्वेल टाइम मेंटेन रखना पड़ेगा। क्यों? अल्टीमेटली अपने को फोकस किस पे करना है? सोशल डिस्टेंसिंग पे। फॉर एग्जांपल, ए स्टेशन, बी स्टेशन, सी स्टेशन, डी स्टेशन, तो ए से बी के बीच में अगर जल्दी से ना पहुंच करके या फिर बी को आप स्किप कर दो, बी ए से सीधा सी पे पहुंचा दोगे तो बी वाले जो क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे पैसेंजर्स। और दूसरा, डिले करके अगर पहुंचेगी यहाँ पर सी पे, थोड़ा सा ड्वेल टाइम थोड़ा सा रिड्यूस होकर के जाएगा, तो वहाँ पर पब्लिक जो आएगी एकदम से एक होता ना कि जो सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी उस तरीके से। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये अपने को अल्टीमेटली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और ड्वेल टाइम है उसको भी अपने को एडिक्वेट बनाए रखना है, जिससे कि जो बॉर्डरिंग और डी बॉर्डरिंग, मतलब जो लोग आ रहे हैं स्टेशन में और जो लोग स्टेशन को छोड़ के जा रहे हैं, उसको प्रॉपर मैनर में रेगुलेट किया जा सके। साथ में स्टेशंस को स्किप करवाया जा सकता है कि एक ए स्टेशन से सीधा बी या डी के सी या डी के ऊपर लेके जाओ आप ट्रेन को, बीच वाले स्टेशंस को स्किप कर दो और नेक्स्ट जो ट्रेन का रूट आए तो उसमें आप ए और सी को स्किप कर दो, बी और डी को पिक कर लो। इस तरीके से क्या होता है कि आप स्टेशंस को स्किप करके जो भीड़ जो इकट्ठी हो सकती है ना, उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं। साथ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के लिए आपको कोडिफिकेशन गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए कि किस तरीके से आप बिहेव करोगे मेट्रो स्टेशंस पे। ठीक है? क्योंकि कोशिश ये है कि कैसे भी करके जो पेंडेमिक स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में जुलाई और अगस्त के पहले मतलब पेंडेमिक आउटब्रेक बहुत ज़्यादा होने लग गया था। फिर जुलाई और अगस्त में 1000 के नीचे केसेस आने लग गए थे पर डे। अब क्या हो रहा है, केसेस फिर से 2000 के लगभग या 2000 से ज़्यादा पर डे आने लग गए हैं दिल्ली में, एनसीआर रीजन में। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का रिज्यूम करना अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपने को ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। दूसरी चीज़, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको हमें और ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, उनका रिवाइवल, और प्लस में केसेस जो बढ़ रहे हैं उनको टैकल करना, दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलनी चाहिए। यहाँ पर ये आर्टिकल में बताया गया है। दूसरा आर्टिकल है जिसकी समरी यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज पेरिल्स ऑफ के शेप्ड रिकवरी। यहाँ पर राइटर ये बता रहे हैं कि कितने ही तरीके की, कोई बोलता है यू शेप्ड रिकवरी, कोई बोलता है वी शेप्ड रिकवरी, कोई बोलता है डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, और अब नया ही एक टर्म आ रहा है दैट इज के शेप्ड रिकवरी। अब के शेप्ड रिकवरी में क्या हो रहा है कि जो पहले इक्वालिटीज थी कम्युनिटी के बीच में, ठीक है, लोगों के बीच इनइक्वालिटी तो पहले से भी थी, अपन बहुत आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं। इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी बात कर लो, सोशल इनइक्वालिटी, किसी भी तरीके से आप देख लो, क्लासेस में सेगमेंटेशन हो रहा है, कास्टिज्म चल रहा है। तो वो जो इनइक्वालिटी है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पहले भी बहुत कम लोगों के पास में बहुत ज़्यादा उनके पास वेल्थ हुआ करती थी, और बहुत ज़्यादा लोगों के पास में, मतलब ये नीचे वाले जो सेक्शन है इनके पास में बेचारे ये तो गरीबी की लाइन के नीचे जी रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो पूरी वेल्थ को अपने हाथ में कन्फाइन करके रख रहे हैं। तो ये चीज़ तो पहले से थी। अब रही सही में कोविड-19 आउटब्रेक आने की वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन आया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल रुक सी गई हैं। तो उस वजह से जो हल्की फुल्की इक्वालिटी का कहीं सेंस था वो भी अब बिगड़ता सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज़्यादा लोग जिनके पास में पैसे ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल अगर गूगल की बात करें, फेसबुक की बात करें, अमेजोन की बात करें, या इंडिया में रिलायंस जियो की अगर बात करें जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, तो इन लोगों ने तो कोविड-19 के टाइम पर जो अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल को खुद का इंक्रीज किया है। मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी कंपनीज हैं
उनका कैपिटल इंक्रीज हुआ है, जबकि दूसरे सेक्टर्स की अगर बात करें जैसे होटल है या फिर जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, टूरिज्म एक्टिविटी होगी, मतलब सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई। तो कहने का मतलब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जिसके पास में है वो तो ग्रो कर गया। आपको भी पता होगा कि अमेजोन ने रिक्रूटमेंट किए हैं बहुत ज़्यादा कोविड-19 के टाइम पे। तो उसकी वजह क्या हुई है कि लोग घर पे बैठ गए हैं और सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुकी है। तो टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स तो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी तो वेल्थ बढ़ती जा रही है, बाकी लोगों की कम होती जा रही है। दूसरा, जिन लोगों के पास पहले से पैसा था वो तो अपना पैसा और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, उनको स्पेस मिल गया है कि उनके कॉम्पिटिटर्स कोलैप्स कर गए हैं, तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपनी और वेल्थ को इंक्रीज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है जो के शेप्ड रिकवरी है इसमें कहीं ना कहीं जो सोशल इनइक्वालिटीज है, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज है, वो ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये मेन क्रक्स था इस आर्टिकल का। फिर ये वाला आर्टिकल है नो कमला हैरिस इन असम। असम की अपन ने ऑलरेडी बात कर ली है कि किस तरीके से एनआरसी इंप्लीमेंट किया गया था। एनआरसी के साथ में जो फाइनल लिस्ट एक होती है ना कि टेंटेटिव लिस्ट दी थी लास्ट ईयर 31 अगस्त 2019 को, तो उसके बारे में अपन देख चुके हैं कि अभी तक भी फाइनलाइज नहीं हो पाया। रही सही में कोविड-19 आउटब्रेक आ गया है तो उसकी वजह से और ज़्यादा डिले हो रहा है। तो जो लोगों का नंबर आ चुका है उस लिस्ट में वो लोग भी थ्रेटन्ड है कि क्या हमारा नाम रहेगा या हटेगा, या फिर जिन लोगों का नहीं आया है तो उन लोगों के क्या साथ होगा। इसमें आर्टिकल में असम अकॉर्ड 1985 के बारे में मेंशन होता है, जो कि वहाँ के जो नेटिव इंडिजिनस लोग हैं उन लोगों ने, जो भी माइग्रेंट्स आए पोस्ट पार्टीशन बांग्लादेश से आए और बाद में फिर उन लोगों को जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एक अट्रैक्ट कर रही थी इंडिया की तरफ, जो कि बांग्लादेश में नहीं मिल पा रही थी, तो वो माइग्रेट करके इंडिया में आ गए, असम वाले रीजन में आ गए। और दूसरी तरफ अगर देखें जो बंगाली मुस्लिम और बंगाली हिंदूज जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रह रहे हैं असम के अंदर पार्टीशन के बाद में, क्योंकि पहले बंगाल वाले रीजन में पूरा ये बंगाल ही था, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जो है। तो पार्टीशन के बाद में बांग्लादेश कंट्री बन गया, वेस्ट बंगाल स्टेट बन गया, तो उसके बाद में भी कुछ लोगों का माइग्रेशन कंटिन्यू रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जो असम के जो इंडिजिनस, जो असम के लोकल लोग हैं, वो ये चाह रहे थे कि भाई हमारी खुद की कल्चर, हमारा जो डोमिनेंस है वो एज इट इज मतलब बना रहे, ना किसी वायलेशन के। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए 1985 में फिर असम अकॉर्ड साइन हुआ था, जिसमें क्लॉज 6 जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को बाउंड करता है कि भाई हमारे जो खुद के यहाँ के लोकल जो सिटीजन्स हैं उनकी जो राइट्स हैं उनको अपहेल्ड किया जाए। उसको इंप्लीमेंट करना अपने आप में डिफिकल्ट रहा। रही सही में फिर एनआरसी जो सुप्रीम कोर्ट की पेट्रोनेज के अंडर में कंडक्ट किया गया, तो उसमें भी क्या, जो असम अकॉर्ड में क्लॉज 6 था ना, उसमें तो बताया गया कि 1951 से पहले जो लोग आ गए उनको सिटीजन कंसिडर किया जाएगा, और जबकि जो एनआरसी है उसमें 1971 से पहले की बात कर दी। तो ये जो 20 साल का जो गैप है ना 1971 से 1951 का, इस गैप का क्या, इस गैप में जो लोग आए हैं उन लोगों के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा सवाल हैं। ठीक है कि एक तरफ तो असम अकॉर्ड तो हमें वैलिडिटी देता है, तो दूसरी तरफ 1971 वाला जो एक्ट है, सॉरी एनआरसी है, वो हमें कहीं ना कहीं इलीगल डिक्लेयर करता है। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो कमला हैरिस जो कि जो बाइडेन के द्वारा डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट की तरह अभी अपने कैंपेन में लगी हुई हैं, तो उनसे कंपेयर कर रहे हैं कि कमला हैरिस जिनकी माता तो थी इंडियन और उनके फादर थे वो थे जमैकन, तो इनके बीच जो इस तरीके से उनसे पूछा गया कि भाई आपकी आइडेंटिटी क्या है, कि आप इंडियन अमेरिकन हो या फिर अफ्रीकन अमेरिकन हो, तो उन्होंने ये कहा कि मैं प्योर अमेरिकन हूँ। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इस तरीके का जो एटीट्यूड है इनका कि भाई मैं तो इंडियंस की वैल्यू भी, मतलब इंडियंस के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगी, तो दूसरी तरफ मैं इधर अफ्रीकन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करूंगी और इक्वालिटी को प्रमोट करने की कोशिश करूंगी, जो आज इनइक्वालिटी ब्लैक एंड वाइट के बीच में जो कंटिन्यूस चलती आ रही है अमेरिका में। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की लीडरशिप तो असम में जो ये सेक्शंस हैं, जो माइग्रेट करके जो लोग आए हैं, जो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना है, डिटेंशन कैंप में रह रहे हैं, उनके लिए तो ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं है असम में। तो ये आर्टिकल आप तीनों अपने हिसाब से एक बार पढ़ लेना, मैंने क्रक्स दे दिया है आपको। अब देखते हैं अपन जो आर्टिकल्स पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले अपन आर्टिकल डिस्कस करेंगे कीप टॉकिंग, चाइना और इंडिया रिलेशन से रिलेटेड है। दूसरा न्यू टैक्स पैक्ट, जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
ऑनर द लॉयल, जो टैक्स पे कर रहे हैं प्रॉपरली उनके लिए है, वो डिस्कस करेंगे। तीसरा सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग से रिलेटेड बात करेंगे। और चौथा अपन बात करेंगे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसके अंदर क्या है, जो जीएसटी कंपनसेशन की बात हो रही थी, जो स्टेट्स को कंपनसेशन देना था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पर ये केरला के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कुछ कंसर्न्स बताते हैं। यहाँ से राजनीति की इतना कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं है, फैक्चुअल पॉइंट्स इन्होंने पिक किए हैं, वो अपन आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल, कीप टॉकिंग। अभी क्या है, अच्छी खबर तो ये है कि यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का अपने चाइनीज काउंटर पार्ट जेन वी फेंग से मीटिंग हुई मॉस्को में, और इसमें ये फाइनल आउट हुआ कि हर लेवल पे बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, रोकेंगे नहीं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल में कॉन्वर्सेशन चलती रहती है ना, तो सोल्यूशन निकलने के या फिर कहीं ना कहीं एक जो कंडीशन जो एज इट इज़ बनी रहे वो बनी रहती है, ज़्यादा सिचुएशन खराब होने के चांसेस नहीं होते। जैसे कि आज इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्वर्सेशन कहीं किसी भी लेवल पे नहीं चालू है, तो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन डिटेरियोरेट ही हो रहे हैं, ना तो वो जिस परिस्थिति में थे उस परिस्थिति में इंटैक्ट रह पा रहे हैं, और ना इंप्रूव हो पा रहे हैं, बिगड़ रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, इसी तरीके से बैड न्यूज़ क्या है, बैड न्यूज़ ये है कि अभी तक भी जितनी भी बातचीत हो चुकी है, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे बात हो या फिर आज अभी ये पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे बात हो रही है, और डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी बात करने वाले हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलता हुआ नहीं दिखाई देता है। वजह क्या है कि बीजिंग ने प्रॉब्लम को अलग तरीके से डिफाइन कर रखा है और दिल्ली ने अलग तरीके से कर रखा है। कैसे? बीजिंग ने तो ये बोला है, अभी देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट स्लाइड में, कि अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। इस तरीके से अगर प्रॉब्लम का कन्वर्जेंस ही नहीं आएगा, कि प्रॉब्लम जब दोनों की एक ही पॉइंट को लेकर के हो, तब जाकर के सॉल्यूशन की तरफ पहुंच पाते हैं। तो जो ईस्टर्न लद्दाख में जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो कि 5वें महीने में एंटर हो गया है, उसका सॉल्यूशन निकलते हुए अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं, वो चाइना के टॉप डिप्लोमेट से बात करेंगे, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये जो स्टैलमेट है, इसको ईज आउट होते हुए अपन नहीं देख पा रहे हैं। अब देख लेते हैं कि क्या है प्रॉब्लम। देखो, चाइना का जो दिल्ली को लेकर के, या फिर चाइना और दिल्ली के बीच में जो ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको रिजॉल्व करने के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज अटके पड़े हैं। उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक दूसरे को इस प्रॉब्लम को किस तरीके से वो परसीव कर रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेटस, दिल्ली तो क्या चाह रहा है कि भाई जब तक आप जो चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी ने एग्रेशन किया था अप्रैल में, उसके पहले जो स्टेटस क्यो था वो आप नहीं वापस से रिस्टोर करते हो, तब तक हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, या हम आपसे जो रिलेशनशिप हमारी डिटेरियोरेट हो रही है, हम उसको ठीक नहीं करेंगे। तो इंडिया तो क्या कह रहा है कि भाई आप रिस्टोर करो अपनी पोजीशन को। दूसरी तरफ चाइना ये बोल रहा है, वो ये चाहता है कि इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि जो टेरिटोरियल डिस्पोजिशन अभी तक हो चुका है, जहाँ जहाँ पे अब जो अभी ट्रूप्स अपने अपने एंगेज कर रखे हैं, फिक्स हो रखे हैं चाइना के जहाँ पे, इंडिया के जहाँ पे, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले। और जो गलवान में जो क्लैश हुआ था, जिसमें 20 मिलिट्री पर्सनल्स की डेथ हुई थी इंडिया की साइड से और बहुत सारे उधर भी हुई थी, तो उसको भूल जाए, चाइना ये चाह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी ये जो बात बोली जा रही है, चाइना ये चाह रहा है कि पिछले 4 दशकों में ये पहला कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से फर्टिलिटी रेट 20 तक पहुंच गई थी, और चाइना ये चाह रहा है कि इस चीज़ को भूलो और जो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कॉपरेशन है उसको रिज्यूम कर लो। तो कहने का मतलब इंडिया तो चाह रहा है रिस्टोरेशन का, कि भाई स्टेटस को जो था उसको रिस्टोर करो, और चाइना ये चाह रहा है कि जो अभी कंडीशन बनी हुई है उसको एक्सेप्ट करो, आगे चलो। तो इंडिया को कहीं ना कहीं इस चीज़ पे अपना ध्यान भी रखना है, और इंडिया इस चीज़ के लिए इंसिस्ट भी कर रहा है कि भाई जो आपके साथ में हमारा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है ना, हम इसको हमारे बायलैटरल रिलेशन से अलग नहीं कर सकते। जैसे कि अपन ने एक आइडिया पेज का एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से ड्रैगन को टेम किया जा सकता है, उसमें ये था कि भैया बायलैटरल रिलेशनशिप अगर अपने को कंटिन्यू रखने हैं तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को अपने पहले सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। तो इंडिया इस चीज़ पे कंटिन्यू अपने बात पे अड़ा हुआ है। बीजिंग की जो मीडिया है वो चाइना को बार बार रिमाइंड करा रही है कि भाई चाइना जो है वो इंडिया से बहुत स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। साथ में ये बता रहा है कि चाइना को एक ये बेनिफिट भी मिल रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि चाइना तो देखो कोविड-19 पे टैकल कर चुका है सिचुएशन को, अभी इंडिया में सिचुएशन ग्रेव से ग्रेव होती जा रही है ग्रेजुअली। तो
इंडिया की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो भी डिफिकल्टीज का सामना करनी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। तो इन दोनों चीज़ों में कि चाइना स्ट्रॉन्गर भी है और इंडिया कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स का सामने भी कर रही है, तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं जो चाइना है वो इसका बेनिफिट उठा सकता है। तो चाइनीज मीडिया इसको लगातार कर रही है। दूसरी तरफ बीजिंग जो है वो इंडिया के जो पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं रिलेशनशिप के, उनको कहीं ना कहीं हार्नेस करने की कोशिश कर रही है कि जब जब भी बीजिंग ने हिमालयन टेरिटरी में अपना खुद का एग्रेशन दिखाया है तो वहां पर केवल और केवल एक ऑप्शन यहां पे बीजिंग सोच के देख रहा है कि प्रीवियस जितने भी हमने हिमालयन रीजन में एग्रेशन दिखाया है वहां पर इंडिया को हमने झुकाया है, तो यहां पर भी हम कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर दें दिल्ली को कि भाई आपके पास में दूसरा कोई चांस नहीं है, दूसरा कोई चॉइस नहीं है छोड़ के झुकने को कि आप इन चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लो। तो कहने का मतलब जो एक नेशनलिज्म का जो प्रोसेस जो थॉट होता है ना, वो कहीं ना कहीं चाइनीज़ मीडिया अपग्रेड कर रही है और इंडिया को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशराइज करने की कोशिश करती रह रही है, और ये तो हर देश की मीडिया करती भी है। तो दिल्ली को ज़रूरत क्या है? तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो अनफॉर्चुनेट अजम्पशन जो है ना, दो कौन से, कि एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है चीन और दूसरा इंडिया अभी वीक है, और इंडिया ने अभी तक जितनी बार भी चाइना ने एग्रेशन दिखाया तो वहां पर पीसफुली सेटल करने की कोशिश की है मैटर को। तो ये जो दो अनफॉर्चुनेट अजम्पशन है ना चाइना ने जो इंडिया के लिए बना रखे हैं, उनको खत्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी तक के जो चाइना ने अपने आप के लिए जो एक आइडियोलॉजी सेट कर रखी है, एक आइडिया जो सेट कर रखा है कि साउथ चाइना सी में जो हम एग्रेशन दिखा रहे हैं तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके हम हिमालयन रीजन में भी हमारी असर्शन पुट कर सकते हैं, हमारी तरफ से क्लेम जो हम करते हैं ज़मीन का या एरिया का वो हम ले सकते हैं। तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो भी रिपीटेडली सिग्नल करते हुए दिखाई देते हैं कि चाइना के पास में एनफ मिलिट्री पावर है जो कि डिफरेंट मल्टीपल फ्रंट्स पे फाइट कर सकता है, और पॉलिटिकल विल भी है कि लड़ाई करने की जरूरत पड़ेगी तो हम पीछे घूम के नहीं देखेंगे। पर दिल्ली को भी ये पता है कि भाई वॉशिंगटन मतलब यूएसए से जितना हम डिस्टेंस रखेंगे, स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिवॉर्ड बीजिंग से मिलता रहेगा, क्योंकि चाइना यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रह रहा है। तो ये जो सिग्नल जो था प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का वो यूएसए की तरफ था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना के लिए जो चाइनीज प्रेसिडेंट है वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे पास पॉलिटिकल विल है, मिलिट्री एम्पावरमेंट है, तो हम यूएसए से अकेले डील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। तो यहां पर प्रायोरिटी कहीं ना कहीं चाइना की ये है कि यूएसए से डील करना, और दूसरी तरफ जो चाइना ने हमेशा से एक क्लेम किया है 5 फिंगर्स पॉलिसी आपने सुनी होगी, जिसमें पाम तो हो गया तिब्बत हथेली, तो फिर एक तरफ लद्दाख, फिर नेपाल, फिर नेपाल, फिर सिक्किम, फिर भूटान और फिर अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से ये एक तरीके से पाम एंड 5 फिंगर एक पॉलिसी है, माओ की थी, उसके बेसिस पे चाइना भी दिमाग लगा रहा है कि लद्दाख भी हड़पना है हमें, नेपाल भी हमारा है, सिक्किम भी हमारा है, भूटान भी हमारा है और अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। तो ये जो क्लेम जो चाइना हमेशा से करता है ना अपनी ज़मीनों की, उस क्लेम को कहीं ना कहीं हार्नेस करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि टेरिटोरियल रिडम्पशन मतलब जो टेरिटरीज वो लेना चाह रहा है वो कैप्चर करने की बात करी जा रही है रिपीटेडली चाइना के द्वारा। तो अभी हमारे लिए वे अहेड क्या आता है कि चाइना के साथ में जो बातचीत चल रही है ना, देखो उसको तो कंटिन्यू करो, उसके साथ में दिल्ली को कोशिश ये करनी चाहिए कि बीजिंग को कन्विंस कर सके कि भाई इंडिया के पास में और भी ऑप्शंस हैं, आपने अगर कुछ गड़बड़ की ना तो उसके लिए आपको इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो इसके लिए इंडिया 3 ऑप्शंस पे जा सकता है अलोंग विद टॉक्स, बातचीत चली रही है, इसके अलावा 3, पहला डेमोन्स्ट्रेट करे कि भाई जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसको हम नहीं विड्रॉ करेंगे चाहे कितनी ही ज़्यादा सर्दी पड़े, क्योंकि ज़्यादा हार्श कंडीशन हो जाती है जैसे जैसे ठंड बढ़ती है। तो उस परिस्थिति में हमें हमेशा ये चीज़ शो करनी है कि प्रोएक्टिव डिफेंसिव स्ट्रेटेजी, कि कैसे भी करके हम विड्रॉ नहीं करेंगे, पहली स्ट्रेटेजी। सेकंड, अपने को स्टेप ये उठाना चाहिए कि जो चाइना जो टेरिटोरियल एग्रेशन दिखाएगा उसकी उसे इकोनॉमिक कॉस्ट देनी पड़ेगी, और ये हम ऑलरेडी कर भी रहे हैं, जैसे कि जो एप्लीकेशन बैन कर दी, इन्वेस्टमेंट को हमने कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो जब जैसे ही पता पड़ा कि चाइनीज़ कंपनीज इन्वेस्ट करना शुरू कर रही हैं इंडिया में तो उनको रोकना शुरू कर दिया।
तो इसके लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम किया जा चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे कि प्रेशर बनाया जा सके बीजिंग के ऊपर। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन हमें बढ़ाना चाहिए। जो इंटरनेशनल पार्टनर्स है, यहां पर इनडायरेक्टली बात की जा रही है क्वेड की। तो जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया, इन चारों का कॉपरेशन अगर हो जाएगा तो जो रियल पावर गैप है ना इंडिया और चाइना के बीच में, जो चाइनीज मीडिया रिपीटेडली कहती है कि हम बहुत पावरफुल हैं, तो इस गैप को हम फुलफिल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 प्रोन्ड स्ट्रेटेजी बताई जा रही है आर्टिकल में। बहुत अच्छा आर्टिकल था ये। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। दैट इज अबाउट अ न्यू टैक्स पैक्ट। ये आर्टिकल लिखा गया है सुरंजली टंडन के द्वारा। कंटेक्स्ट देख लेते हैं। ये आर्टिकल है प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। जो लोग प्रॉपरली ऑनेस्टली अपना टैक्स पे करते हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाए, जिसमें कि प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का, उससे रिलेटेड अभी रिसेंटली ये न्यूज़ भी थी, स्कीम है ये। अब इसमें देख लेते हैं अपन। अभी क्या है कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है, अपन देख सकते हैं, टैक्स कलेक्शन पे। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होंगी तो किस बेसिस पे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज कर सकती है। अब टैक्स कलेक्शन नहीं होगा तो गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू सोर्सेज की कमी होगी, तो किस तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव करेगी। तो कहने का मतलब ये विशियस साइकिल हो गया जिसमें गवर्नमेंट अभी ट्रैप्ड फील कर रही है, इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है। तो ये जो टैक्स बेस श्रिंक कर रहा है, इसको अगर अपन टैक्स रेट के साथ में कोलैबोरेट करें तो ज़्यादा वाइडर कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति हो जाएगी। रीज़न बीइंग, क्योंकि टैक्स रेट अगर आप इंक्रीज करते हो या फिर टैक्स बेस को आप इंक्रीज करना चाहते हो तो इन दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, बेल शेप्ड आपने टैक्सेशन का सिस्टम सुना होगा कि जितनी कम टैक्सेशन रेट होती है उतने ही ज़्यादा लोग टैक्स के एम्बिट में आना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब टैक्स रेट इंक्रीज ना करने की बजाय टैक्स बेस को बढ़ाओ। तो यहाँ पर ये भी चैलेंज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है और इकोनॉमिक कंस्टेंट। और रही सही में जो फर्स्ट क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि लगभग 24% के लगभग कॉन्ट्रैक्शन आया इंडियन इकोनॉमी में। आने वाले टाइम पे धीरे धीरे रिवाइवल की तरफ है इंडियन इकोनॉमी, पर ये एक शॉक तो है ही। तो साथ में लिमिटेड पॉलिसी स्पेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, फिस्कल जो स्टिमुलस देने का मौका है वो भी बहुत कम बच जाता है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के बाद में फिर क्या एक टूल बच जाता है जिससे कि इकोनॉमी को रिवाइव कर सके, जिससे कि अपनी खुद की ज़रूरतों को, एक्सपेंडिचर्स को मेंटेन किया जा सके। तो वो आता है कि वॉलंटरीली कंप्लायंस के लिए लोगों से अर्ज किया जाए, उनको एक तरीके से परसुएड किया जाए कि भाई आप वॉलंटरीली टैक्स पे करो। ठीक है, इस चीज़ के लिए राइटर ये बता रहे हैं कि हिस्टोरिकली ऐसा किया जा चुका है जिसमें एक फाइन बैलेंस बनाया गया। एक तरफ तो जो लॉज हैं, जो कानून बनाए गए हैं उनके एनफोर्समेंट का, और दूसरी तरफ लोगों को एनकरेज करना कि आप टैक्स पे करो। और उसी तरफ कहीं ना कहीं ये कदम है जिसमें ऑनरिंग द ऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट लोग हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं ईमानदारी से, उनको रिवॉर्ड दिया जाए। पास्ट में एनफोर्समेंट ड्रिवन मेजर्स की बेसिस पे जितना भी टैक्सेशन सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो वहां पर आप देखोगे कि जो टैक्स पेइंग जो पॉपुलेशन है वो केवल टोटल पॉपुलेशन का 6% ही है, जो कि बहुत कम है। टोटल पॉपुलेशन मोर देन 130 करोड़ पीपल, उनमें से 6% लोग ही अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो वो बहुत ही कम बेस है आपके पास में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रस्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, टैक्स जो कलेक्ट करते हैं उन लोगों के ऊपर जो टैक्स पेयर्स का ट्रस्ट हम इंक्रीज कर सके। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है, जो कि ये है प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, जिसमें 3 बेसिस पे, 3 पिलर्स पे ये स्कीम काम करेगी। एक तो ट्रांसपेरेंसी एनकरेज करना, इंक्रीज करना, दूसरा टैक्स पेयर्स को चार्टर इंश्योर करना जिससे कि उसमें टैक्स पेयर्स के राइट्स और टैक्स पेयर्स के ऑब्लिगेशंस को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और तीसरा फेसलेस असेसमेंट जिसमें कि करप्शन के चांसेस मिनिमम हो सके। तो इस तरीके से 3 पिलर्स पे काम करेगा। तो होता क्या है कि टैक्स पेयर जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से बहुत सारे लेवल्स पे इंटरेक्ट करता है, और जब बहुत सारे लेवल्स पे काम करता है तो उसको पता पड़ता है कि भाई
गवर्नमेंट से डील करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज जब बढ़ जाती हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं टैक्सेशन सिस्टम पर भी इम्पैक्ट देखा जा सकता है, और जो रिटर्न्स फाइल की जाती है उनके नंबर्स में रिडक्शन देखा जाता है। तो आप देखोगे इस चीज को अपन समझ पाते हैं जब जब हमें डिफरेंस मिलता है कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स तो बहुत सारे हैं, पर रिटर्न जो फाइल की गई है उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, और वो गैप भी थोड़ा सा नहीं है, 20 मिलियन का गैप है। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है ये बिल्कुल देखा जा सकता है कि इसका इंपैक्ट डेफिनेटली टैक्स कलेक्शन पर भी आता है, कि जब कॉम्प्लेक्सिटीज कहीं पर भी सिस्टम में दिखाई देती है तो लोग अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी में दो चीजें होती हैं, पहला कि कॉम्प्लेक्सिटी में लोग डरेंगे कि यार बहुत ज्यादा पेपर वर्क है, बहुत माथापच्ची है, छोड़ो इसको, इग्नोर करो। दूसरा, लूप होल्स मिल जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, तो लूप होल्स में फिर वो अपने आप ही टैक्स इवेजन कर लेंगे, कोई ना कोई इस तरीके के जुगाड़ निकाल लेंगे जिससे कि टैक्स पे ना करना पड़े, तो अल्टीमेटली टैक्स कलेक्शन को तो हार्म हुआ ही ना। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ये जो अपने को टारगेट करना है, जो पिछले कई सालों से जो होल्डिंग रेट्स हैं उसको हमें लोअर करना है, जो लोअर कर भी रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सर्टेन इनकम सेक्शंस को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम और ज़्यादा रिटर्न फाइल करने के लिए परसुएड करें। दैट मीन्स कि एक तो ये कि टैक्स रेट्स रिड्यूस कर दी गई, जो कि हम देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के जितने बजट आए उनमें। दूसरा, हमें टैक्स पेयर्स को भी इस चीज़ के लिए एनकरेज करना होगा कि वो अपनी फाइल रिटर्न करे टाइम पे। तो इसके लिए जो टैक्स पेयर्स के लिए जो चार्टर लेके आया है ना गवर्नमेंट ने, वो बहुत ही अच्छा है इस स्कीम के अंडर में, ऑनर द ऑनेस्ट। ठीक है, उस स्कीम के अंडर में। तो इसका मतलब यह है कि टैक्स पेयर के ट्रस्ट को इंक्रीज किया जाना चाहिए, जिससे कि जो कंप्लायंस इशू है उसको हैंडल किया जा सके, कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर ज्यादा है, रिटर्न्स कम फाइल की जाती है। तो इन प्रैक्टिसेस को अगर देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे एग्जांपल जैसे यूके, कनाडा, इन्होंने भी टैक्स पेयर्स का चार्टर 1980 के अंदर स्टार्ट किया था, और इसके बाद में इंडिया ने भी अपना खुद का एक चार्टर स्टार्ट किया था, इंडिया के पास था। तो इन चार्टर के बेसिस पे जब देखा गया तो राइट जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनके खुद के राइट्स की भाई उनके साथ एट्रोसिटी नहीं हो, उनका जो ग्रीवांसेस है उनको रेड्रेस टाइम पे किया गया है, और साथ में उनकी ऑब्लिगेशन कि भाई आपको क्या चीज़ करनी होगी। कहने का मतलब जो ड्यूटीज टैक्स पेयर प्रॉपरली फुलफिल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनको राइट्स अवेल करा दिए जाएंगे। तो ये चीज़ जब होती है तो आप एक तरफ राइट दे रहे हो, एक तरफ ड्यूटी इंश्योर कर रहे हो, तो उसमें एक इंडिविजुअल एम्पावर्ड फील करता है, तो वो एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करता है। तो इंडिया के चार्टर की स्पेसिफिक बात करें तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस जो होते हैं वो डिफरेंट सेगमेंट्स में कंप्लीट किए जाते हैं। जैसे कि असेसमेंट कौन कर रहा है, असेसमेंट के बाद में कलेक्शन करना, असेसमेंट की टाइमलाइन क्या होती है, ये चीज़ें इंश्योर की जाती है। तो सिटीजन वेल इन्फॉर्म्ड रहता है ना कोई भी, तो उससे क्या होगा, वो अपने आप ही रेडी रहेगा कि हाँ अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो होता क्या है कि कोई भी सिटीजन चार्टर के साथ में प्रॉब्लम ये है कि जब तक उसको कोई भी लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं मिलती है, मतलब सपोर्ट नहीं मिलता, कोई कानून अगर पार्लियामेंट नहीं बनाती, जैसे चार्टर बना दिया, अब इसका कोई एक्ट नहीं बनेगा, तो तब तक उसका इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे आप नहीं देख सकते हो इफेक्टिवली। बहुत सारे कंट्रीज की ये प्रॉब्लम है, छोड़ के जर्मनी में तो चलो वहाँ पर लॉ है प्रॉपर, तो इसकी वजह से टैक्स डिपार्टमेंट पे सेल्फ इम्पोज्ड कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, लिस्ट है उनकी, उसको फॉलो करते हैं टैक्स डिपार्टमेंट की जो पर्सनल्स हैं। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है कि ये जो टैक्स पेयर का चार्टर आप लेके आ रहे हो उसको लेजिस्लेटिव बैकिंग दो, इसको कानून के तरीके से लेकर के आओ। राइट्स और ऑब्लिगेशन की जब बात आए, और वो भी इंडिया के नया चार्टर जो अभी आया है, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, राइट टू रिप्रेजेंटेशन को बेटर करने की कोशिश कर रहा है, और टैक्स पेयर्स जो हैं उनको फेयर ट्रीटमेंट देने की बात कर रहा है, जो कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है। इसका फायदा क्या होगा, कहीं ना कहीं जो टारगेटेड वे है वो आपका टैक्स कलेक्शन, वो आपको आप अचीव कर पाओगे। साथ में इंडिया का जो चार्टर है ये एक कमिटमेंट भी शो करता है कि किसी भी तरीके से जो कंप्लायंस की कॉस्ट है, चार्जेस जो लग रहे हैं, जो फीस जो लगती है, वो रिड्यूस हो, चाहे टाइम बेसिस पे देखो चाहे किसी वजह से। कहने का मतलब जो
टैक्स लेजिस्लेशन आप एडमिनिस्टर कर रहे हो तो वहाँ पर उसके एप्लीकेशन जब भी हो, कोई भी प्रोसेस के थ्रू जा रहा है टैक्स पेयर, तो वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा ना लगे, चाहे टाइम की बात करो चाहे पैसे की बात करो, किसी भी तरीके से। दूसरा, अथॉरिटीज़ की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए चार्टर आया है। और तीसरा, जो पब्लिक जो ऑफिसर्स होंगे जो टैक्स कंप्लायंस के लिए जाएंगे, टैक्स कलेक्शन के लिए, टैक्स असेसमेंट के लिए, वो एक पीरियोडिक रिपोर्ट भी पब्लिश करेंगे जहां पे सर्विस के स्टैंडर्ड्स को दिखाया जाएगा कि किस किस तरीके से और क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा इस टैक्स के पूरे सिस्टम में। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गेन करने की बात की जा रही है। तो यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, कि ये जो आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हो ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट होती है या नहीं होती। इसके लिए एक आइडिया यहां पर है कि आदर्शता या आइडियली देखा जाए तो एक ऑम्बुड्समैन को स्टैब्लिश किया जाए, जो कि अगर कोई भी इन चीज़ों को प्रॉपरली, कोई भी पब्लिक ऑफिसर है, कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं इंप्लीमेंट करती है प्रॉपर वे में, तो उनके अगेंस्ट में वो एक्शन ले सके, जिससे कि ये जो स्टैंडर्ड्स आप फिक्स कर रहे हो वो आप अचीव कर सको। 2019 तक था इंडिया में एक ऑम्बुड्समैन हुआ करते थे, क्वासी जुडिशियल बॉडी, उसको अबॉलिश कर दिया गया था कैबिनेट के द्वारा। तो इसकी ज़रूरत है, वो हमें लानी पड़ेगी। आज अगर न्यू चार्टर आप लेकर के आए हो टैक्स पेयर्स के लिए, तो ये भी आप स्टैब्लिश करो। इसके अलावा फेसलेस असेसमेंट दूसरा इसका पिलर है, उसकी बात करते हैं। जो टैक्स पेयर्स जो हैं उनकी ग्रीवांस ये रहती है कि जो असेसमेंट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं करप्शन और बहुत ज़्यादा डिले के हत्थे चढ़ जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है टैक्स पेयर्स को। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई असेसमेंट शुरू कर दिया था, जिसमें जो भी टैक्स पेयर है वो अपनी रिटर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेरी को डिजिटली रिस्पॉन्ड कर सकता था, मतलब कर सकता है अभी भी। ठीक है, तो इसी आइडिया को फर्दर एक्सटेंड करते हुए फेसलेस असेसमेंट जो आप लेकर के आए हो वो बहुत ही अच्छा है। इसमें केस का जो सिलेक्शन होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अलग अलग असेसिंग ऑफिसर्स के लिए। कहने का मतलब वेरियस यूनिट्स जो हैं वो एक साथ काम करेंगी। अगर एक ऑफिस के ही सारे मेंबर्स एक साथ काम करेंगे, देखो उनकी तो मोनोपोली हो जाती है कि भाई ए गया असेस करके आ गया, बी गया कलेक्शन के लिए गया, कलेक्शन नहीं हो पाया तो सी पहुंच जाएगा वहां पर सीज करने के लिए प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब यहां पर तो इनकी पूरी की पूरी कार्टेल बन गया। अब अगर यहीं पर 3 बॉडीज हैं, एक बॉडी का बंदा तो जाता है कि भाई असेसमेंट कर लिया, दूसरा कलेक्शन के लिए जाता है और तीसरा फिर जाता है सीज करने के लिए, तो यहां पर क्या हो गया, एक तरीके से न तो डिले होगा, मतलब ऑनलाइन होने लग गया मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, तो एक तो डिले नहीं होगा और दूसरा करप्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है, जो पहले सिंगल जो असेसिंग ऑफिसर हुआ करता था उसको कहीं ना कहीं डिवाइड कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जिससे कि एक फेयर मैनर में असेसमेंट किया जा सके। हाँ, ये बात सही है, ये जो प्रोविजंस हैं ये फ्रॉड्स पे नहीं चलेंगे कि कोई टैक्स इवेजन कर रहा है या इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड कोई इशू आ गया है जहां पर प्रॉपर्टी सीज करने की बात आ गई है, इस हद तक केस पहुंच गया है, तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। तो हो सकता है कि इन चीज़ों को अवॉइड कर दिया जाए, पर नॉर्मल कंडीशंस में ये चीज़ अच्छी है जहां पर फेसलेस असेसमेंट की बात की जा रही है। तो जो कंसर्न्स हैं ये कहीं ना कहीं करप्शन को एलिविएट करते हुए दिखते हैं, पर साथ में हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो टैक्स पेयर्स के जो कंसर्न्स हैं उनको हम अंडरमाइन ना कर दें। कहने का मतलब करप्शन तो आप एड्रेस कर रहे हो यहाँ पे, पर जो टैक्स पेयर के जो इश्यूज हैं ना, जो ग्रीवांसेस हैं, उनको भी हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है, जब टैक्स पेयर कोई भी रिटर्न फाइल करता है ना, तो वो वॉल्यूमिनस भी हो सकती है, बहुत बड़ी होती है और उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है जो कि यूनिक होती है, जो कि लीकेज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए टैक्स पेयर के पास में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपने केस को समझा सके कि मेरे यहाँ पर क्या पॉइंट है। कहने का मतलब आप हर एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर को एम्पावर करो, उसके पास में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए खुद के स्टैंड को एक्सप्लेन करने की कि भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, हारसमेंट नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब करप्शन और कंसर्न्स दोनों हैंड इन हैंड चलनी चाहिए, दोनों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो नया सिस्टम है, इसके लिए हमें स्विफ्ट कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बॉडीज़ अलग अलग है ना, तो इनमें बहुत जल्दी कोऑर्डिनेशन, मतलब बहुत स्पीड से काम होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, यहाँ पर स्मूथ फंक्शनिंग भी हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो लास्ट में राइटर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि
जो मेजर कंसर्न है टैक्स पेयर्स का वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो इसके लिए अभी जो एविडेंसेस हैं वो ये बताते हैं कि जो डिलेड डिसीजंस जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं टैक्सेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स की कल्मिनेशन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। सक्सेस रेट जो है इन केसेस को, इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की, वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसको हमें फाइनलाइज अगर करना है, अगर हमारा कमिटमेंट है कि हम कैसे भी फेयर और इम्पार्शियल सिस्टम को प्रॉपर वे में चला सकें, टाइम बाउंड मैनर में रिजॉल्व कर सकें मैटर को, तो हमें नए प्रोसेसेस को रिव्यू करना पड़ेगा, एनोनिमिटी दिखानी पड़ेगी, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पर एफिशिएंट वे में केस को सेलेक्ट करके और कंसिस्टेंसी के साथ में असेसमेंट करते हुए रिजॉल्व करना चाहिए इन केसेस को। ठीक है, तो इस तरीके से अपना आर्टिकल खत्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। दिस इज अबाउट अ डिफरेंट कोर्ट। ये आर्टिकल लिखा गया है क्रिस्टोफ जॉफरलेट। इन्होंने आर्टिकल लिखा है सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हुए। यहाँ पर ये जुडिशरी की फंक्शनिंग के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। कंटेक्स्ट आपको पता ही है, प्रशांत भूषण को जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की गिल्टी के तौर पे कन्विक्ट किया गया है, उसके बेसिस पे ₹1 उन पे फाइन लगा है, शायद 2 या 3 महीने की जेल हुई है, समथिंग है। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें इशू तो वही है, पर जो चीज़ें हैं ना वो अपन आंसर राइटिंग में और इलेबोरेटली समझ सकते हैं। यहाँ पे कैसे काम आएंगी देखो। जो इंस्टीट्यूशन हमेशा से वर्ल्ड में मोस्ट प्रेस्टीजियस जुडिशियल बॉडीज में से कंसिडर हुआ है, वो कहीं ना कहीं आज प्रॉब्लम का सामना करता हुआ दिखाई देता है जब ये प्रशांत भूषण की गिल्टी की बात आई। जैसे कि कल मैंने बताया था आपको, जो इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी इस चीज़ को गलत बताया है कि प्रशांत भूषण के अगेंस्ट में जो एक ये जो कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है ना कंटेम्प्ट चार्जेस के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं इमेज डाउन हुई है, तो उस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर राइटर। तो जो पहले कॉन्फ्रंटेशन हुआ करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स जिनको बोलते हैं अपन, और दूसरी तरफ कोर्ट, वो कहीं ना कहीं अब कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब यहां पर राइटर का ये है कि जो चेक एंड बैलेंस का जो काम हुआ करता था ना, जहां पर गवर्नमेंट कुछ एग्जीक्यूटिव को स्टेप उठाते थे, तो उनको चेक एंड बैलेंस के तौर पे जो 1980s 1990s के टाइम पे एक जो जुडिशियल एक्टिविज्म का काम जो आया था, जहां पर गवर्नमेंट अगर किसी के ग्रीवांसेस को रिड्रेस नहीं कर पा रही है, तो वहां पर कोर्ट ने खुद से असर्ट किया है, ठीक है, और फिर से गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि भाई आप इस चीज़ पे ध्यान दो, मतलब एक अटेंशन गेन करने का काम किया है। तो पिछले 4 सालों में कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशरी है, उसने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए हैं जिनके बेसिस पे गवर्नमेंट को एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़े। वैसे तो देखा जाए तो ये ठीक बात है कि एक एफिशिएंट वे में काम हो रहा है, पर एक कंसर्निंग बात भी है कि क्या ये गवर्नमेंट एक भी गलत काम नहीं कर रही जिनके ऊपर जुडिशरी को सवाल उठाना चाहिए। सवाल ये है यहाँ पर, ठीक है। तो जो 2 पावर सेंटर्स हैं, एक तरफ जुडिशरी, एक तरफ एग्जीक्यूटिव, वो सेम वेवलेंथ पे कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी तब जब 2014 से 2016 के बीच में जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट देखा गया था, टेंशन देखा गया था इन दोनों पिलर्स के बीच में। उसके बाद में ये किस तरीके से इनके बीच में एक सेम वेवलेंथ पे बात करने की जो अप्रोच आई है, वो कैसे आई, वो अपन जानने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे ही एनडीए फर्स्ट गवर्नमेंट आई थी, जो करंट अभी 2014 में आई थी, उसके आते ही उस गवर्नमेंट ने गोपाल सुब्रमण्यन एक जज थे, उनका एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो एलिवेशन हो रहा था, अपॉइंटमेंट हो रहा था, उसको रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो सुब्रमण्यन जो एडवोकेट थे, वो कोर्ट के एमिकस क्यूरी थे, मतलब एक इंपार्शियल एडवाइजर थे। किस केस में? जो सोहराबुद्दीन केस चल रहा है 2002 का, जो आपको पता होगा, गुजरात जो राइट्स हुए थे उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो जो होम मिनिस्टर है करंटली, अमित शाह, उनके अगेंस्ट में जो केस चल रहा है, सोहराबुद्दीन केस, उस केस में ये इंपार्शियल एडवाइजर थे कोर्ट के, गोपाल सुब्रमण्यन। तो इस बात को कंसिडर करते हुए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जैसे ही आई फर्स्ट टाइम 2014 में, तो उनका गोपाल सुब्रमण्यन का जो एलिवेशन हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो रही थी, उसको रोक दिया गया। और इस चीज को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी किया गया। तो उस टाइम के चीफ जस्टिस जो थे RM लोढ़ा, उन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज भी किया था। इसके बाद में 1 महीने बाद में ही फिर NJSC आता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि रिप्लेस करने के लिए था
कॉलेजियम सिस्टम, जो आज के टाइम पे कॉलेजियम सिस्टम होता है ना, जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस बैठते हैं और फिर वो रिकमेंड करते हैं नाम को, और फिर वो नाम जाते हैं कहाँ पे, एग्जीक्यूटिव्स के बाद में, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट फाइनलाइज करते हैं। तो उसको रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी गवर्नमेंट जब आई थी इनिशियली 2014 में, तो उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आए वो, ठीक है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसमें एग्जीक्यूटिव्स का भी से हो, उनका भी कहना हो। कहने का मतलब तो यहाँ पे ये था कि जो जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं अपने आप में इंडिपेंडेंट काम ना करे, या फिर इंडिपेंडेंट तो नहीं कह सकते, उनके अपॉइंटमेंट में जो जुडिशरी की खुद की मोनोपोली है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो ये जो एनजेएससी जो था उसमें एक तो चीफ जस्टिस हुआ करते थे एज अ हेड, उसके अलावा 2 सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 2 एमिनेंट पर्सनैलिटीज होती है, ऐसे करके 5 बंदों का ये कमीशन स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। और ये जो 2 एमिनेंट पर्सनैलिटीज थी, इनको सेलेक्ट किया जाता था एक कमेटी के द्वारा। उस कमेटी के अंदर सीजेआई, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, ये तीनों मिलकर के डिस्कस करते और फिर बाद में किसी का भी नाम वो रिकमेंड कर सकते थे 2 पर्सनैलिटीज की जो वैकेंसी थी इस पर्टिकुलर एनजेएससी वाले में। तो ऐसे करके दिसंबर 2014 में ये एक्ट पास हो जाता है। फिर अक्टूबर 2015 में इसको स्टक डाउन कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये कह के कि ये जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको कहीं ना कहीं ब्रीच कर रहा है। क्योंकि देखो होता क्या है, कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी, कोई भी डेमोक्रेसी होती है ना, उसके 3 पिलर होते हैं ना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। इनके बीच में कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस का काम होता है कि कोई भी एक गलत काम करे तो दूसरा उसको रोक ले, ठीक है। तो यहां पर अगर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को सॉरी, तो ये जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को ब्रीच करने की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस पे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने कहा था, दिस इज द टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड, क्योंकि ये अनइलेक्टेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं जुडिशरी, तो उसकी टायरनी बताई गई कि ये लोग यहाँ पर इलेक्टेड्स का से नहीं बताना चाहते कि डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी तो इलेक्शन पे बेस्ड है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो जो इलेक्टेड पर्सन्स हैं, जो एमपीज हैं, उनका से तो होना ही चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिनके पास में पावर है, जिनके पास में पब्लिक का सपोर्ट है, वी द पीपल, ओके, तो उनका सपोर्ट है, तो उस केस में ये कहीं ना कहीं टायरनी बताई गई थी। इसके बाद में फिर लास्ट टाइम अगर कंसीडर करें जहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म था, वो ये शो किया गया था 2015 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएससी को स्टक डाउन किया गया था, जो कि 1980s और 1990s में सुप्रीम कोर्ट अपने आप को बहुत अच्छे से असर्ट कर पा रहा था। ऐसे ही 2014 का ये जो लॉन्ग वॉर था, ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए फिर डाइल्यूट होता हुआ दिखाई दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया कि आप एक नया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर दो, जिसमें कि किस तरीके से हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो गवर्नमेंट ने इस अपॉर्चुनिटी को सीज कर लिया, ग्रैब कर लिया और खुद के रोल को अपग्रेड कर दिया इस प्रोसेस में, और ये कहा कि गवर्नमेंट के हाथों में जब रिकमेंडेशन चली जाए कॉलेजियम की, तो उसके बाद में गवर्नमेंट जो है वो रिजेक्ट कर सकती है जो भी आपने नाम दिए हैं, या फिर नामों के लिए आपको ग्राउंड बताने पड़ेंगे कि किस बेसिस में आपने जो नाम दिए हैं, जिन जजेस को आप अपॉइंट कराना चाह रहे हो जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट्स में और साथ में सुप्रीम कोर्ट में, तो आप ग्राउंड बताओ और रिजेक्ट करने का पावर, ये 2 चीजें आ गई। तो किस बेसिस पे कि भाई नेशनल सिक्योरिटी को देख करके हम रिजेक्ट कर सकते हैं, तो इस बात को देख करके फिर बाद में कॉलेजियम सिस्टम, जिसने ये बात कही थी ना सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप ये प्रपोजल लो और इसमें बताओ कि आप किस तरीके से कर सकते हैं अपन इस चीज़ को सॉर्ट आउट, तो इस बात को, ये जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सजेस्ट किया, इसको फिर बाद में स्ट्रक डाउन कर दिया गया था कॉलेजियम के द्वारा, ठीक है। तो ये अपने आप में एक ऑप्शन, एक शुरुआत हो चुकी थी कि जब धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में एक अलाइनमेंट आना शुरू हो गया था। इसी बीच गवर्नमेंट जो थी, वो जो अपॉइंटमेंट हो रहे थे कॉलेजियम के बेसिस पे, रिकमेंडेशन जब दी थी, तो उनके रिकमेंडेशन बेस्ड जितने भी अपॉइंटमेंट्स थे उनको रोकना शुरू कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट की बात को रिजेक्ट कर दिया ना मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर वाले, ठीक है। तो इस बेसिस पे अब गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया कि जो भी नेक्स्ट जो कॉलेजियम ने सजेशन देने शुरू किए, उनको रोकना या फिर रिड्यूस करना शुरू कर दिया। जिसका एग्जांपल है कि अर्ली 2016 में 40 पोस्ट खाली थी, कहां पे, हाई कोर्ट्स में वैकेंट थी 40 से भी ज्यादा,
और इसकी वजह से जो पेंडिंग केसेस थे ये भी लगातार बढ़ते जा रहे थे, जो बढ़ते बढ़ते लगभग 4 मिलियन काउंटिंग तक पहुंच चुके थे। तो अप्रैल 2016 में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो एड्रेस जो थे टीएस ठाकुर, वो एड्रेस कर रहे थे। उस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के और साथ में चीफ मिनिस्टर्स, और वहां पर पीएम मोदी भी प्रेजेंट थे। तो उनको एड्रेस करते हुए ये कहा था कि आप ये जो रिड्यूस कर रहे हो ना, जो रिकमेंडेशन कॉलेजियम जो रिकमेंड कर रहे हैं, नाम कॉलेजियम सिस्टम जो है नाम रिकमेंड कर रहा है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए या ट्रांसफर्स के लिए, आप उनको स्टक डाउन कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं गलत बात है। इंडियन जुडिशरी ऑलरेडी अंडर स्टाफ्ड है और 170 प्रपोजल आपके पास में दिए गए हैं, उनमें ज़्यादातर आपके यहाँ पर पेंडिंग है, ठीक है। साथ में नवंबर 2016 की बात करें तो गवर्नमेंट ने 77 नाम भेजे गए थे कॉलेजियम के द्वारा कि 77 जो जजेज हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट्स में या हायर जुडिशरी में। तो वहां पर रिटर्न कर दिए गए थे 43 में। तो ऐसे करके बढ़ते बढ़ते वैकेंसी हो गई थी कितनी हाई कोर्ट्स में, लगभग 500 से भी ज़्यादा। तो आप समझ सकते हो कि पहले से ही जजेस की कमी है, केसेस लगातार ड्यू होते जा रहे हैं, तो और ग्रेव सिचुएशन आ गई। और जैसे ही फिर टीएस ठाकुर जो उस टाइम के करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके रिटायरमेंट का हुआ, तो उसके बाद में एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कोर्ट के बीच में रिलेशनशिप इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। और जो अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफ़र का जो प्रॉब्लम जो चल रही थी इनके बीच में, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई देती है। इसकी वजह कि जो भी लॉ मिनिस्ट्री ने बात कही अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उन बातों को कॉलेजियम ने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की बात आई, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव्स ने जो बात कही उसको रिजेक्ट कर दिया था, तब तो कॉन्फ्लिक्ट आ गए थे, ठीक है। और अब एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया तो कॉन्फ्लिक्ट हट चुके हैं। तो जो कोर्ट है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक, कहते हैं ना कि एग्जीक्यूटिव ने जो किया उसको अपहेल्ड ही किया, क्रिटिसाइज नहीं किया, या फिर गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने में कहीं ना कहीं कोर्ट जो है वो बैकफिट पे दिखाई दिया। जैसे कि आधार बिल को मनी बिल की तरह पारित करवाया गया, पास करवाया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू आया तो उसको भी वैलिडेट बता दिया गया। ऐसे ही स्पेशल जजेस का जो केस था, लोया केस, ठीक है, उसमें भी क्या है कि अपलिफ्ट मतलब अपहेल्ड कर दिया जो एग्जीक्यूटिव्स का जो स्टैंड था। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आप को एब्सटेन कर रहा है, रोक रहा है फ्रॉम द डीलिंग विद सेंसिटिव इश्यूज। कौन से? आर्टिकल 370 से रिलेटेड बहुत सारी पिटिशंस लगी हुई है, उनसे रुका हो, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को रोका है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड बहुत सारी पिटिशंस लगी हुई है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को रोका हुआ है, ये कह के कि भाई हम कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से नेशनल इश्यूज़ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए। देखो ये बात सही भी है, मैं थोड़ा सा आर्टिकल हट के आपको बताता हूँ। जुडिशरी में जो जजेस बैठते हैं वो एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। अगर वो बिना सोचे समझे, अगर देखो जो पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं ना, वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को समझते हैं, तो वो लोग उसी चीज़ को हर एक एंगल से देख करके फिर बाद में चीज़ों को करते हैं। जबकि जुडिशरी क्या होती है, अपने डोमेन में एक्सपर्ट होती है, तो वो ये नहीं देखेगी कि कोई भी चीज़ का अगर वर्डिक्ट दे दिया गया तो उसकी वजह से क्या इकोनॉमिक रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या सोशल इश्यूज आ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं, सुप्रीम कोर्ट ने वाइन शॉप्स के लिए बैन कर दिया था कि भाई आप हाईवे के आसपास में नहीं खोल सकते। तो उस टाइम पे ये देखा था कि बस एक्सीडेंट होते हैं, एक चीज़ पे ध्यान दिया, बाकी चीज़ें कितना जॉब लॉस हुआ, कितना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, रेवेन्यू लॉसेज होने लग गए थे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में। तो उन चीज़ों को जब वापस से कंसर्न में लिया गया, कंसिडर किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब रिव्यू लिया अपने ही जजमेंट का, तो उस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया कि नहीं, जो वाइन शॉप्स हैं वो खुली रह सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब ये, जुडिशरी के पास में एक अपने खुद के डोमेन का एक्सपर्टाइज है, डिफरेंट एंगल्स उनके पास में अवेलेबल नहीं होता। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट यही बात कहकर के अपने आप को एब्सटेन करता है कि आर्टिकल 370 एग्जीक्यूटिव्स ने जो कुछ भी किया है, जो भी लेजिस्लेचर ने पारित किया है एक्ट, उसमें हम अभी से स्टैंड नहीं ले सकते, क्योंकि ये नेशनल इशू है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है। सिमिलरली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी है। तो मैंने आपको दोनों कहीं ना कहीं चीज़ें ओपन अप करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी है उसी पॉइंट पे, और यहाँ पर जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उस पर रिस्ट्रेंट भी लगना जरूरी है, क्योंकि लॉ बनाना जो है वो पार्लियामेंट का काम है, ना कि लेजिस्लेचर का। चलिए खैर आगे देखते हैं। आगे देखें,
अगर एपेक्स कोर्ट की रोल के बारे में देखें तो रोल क्या होता है, चेक एंड बैलेंसेस को मेंटेन करना। जैसे कि जो फॉर्मर जज थे एक, जिनका नाम है मदन लोकुर, उन्होंने ये कहा है कि जब जुडिशरी कोई चीज के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करती तो इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट जो ऑप्शन बचता है किसी के पास में, क्या वो भी खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से जो ये नॉन कॉन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो कहीं ना कहीं कुछ डेवलपमेंट्स को देख करके क्लियरली एक्सप्लेन्ड होता है कि वाकई में अभी जो इश्यूज हैं उन पे सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स के सपोर्ट में खड़ा है। पहला, सुप्रीम कोर्ट की रिलक्टेंस उन क्वेश्चंस को लेकर के जो कंटेंशियस इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में जो सेडिशन लॉ को मिसयूज करना या फिर एनआरसी इंप्लीमेंटेशन इन असम, उस पे सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये चीज दिखाती है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्फ्रंट नहीं करना चाहता एग्जीक्यूटिव्स को। दूसरी तरफ आप देखोगे सेकंड जो ऑप्शन है, जिस मैनर में जुडिशरी इश्यूज को एड्रेस कर रही है, जैसे चाहे वो बात हो कलिको पुल की बात, केस की बात हो, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट केस की बात हो, या सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स को ही एम्पावर कर दिया, खुद से कोई वर्डिक्ट देना बंद ही कर दिया है जुडिशरी ने। कहने का मतलब इन इश्यूज में जहां पर जुडिशरी नेचुरल जस्टिस बेस्ड अपने खुद के बेसिक प्रिंसिपल पे जो काम किया करती थी, जो एक मॉरल थ्योरिटी बनती है जजेस की कि हाँ वो अपने आप को असर्ट करे इन इश्यूज में, जब नेचुरल जस्टिस की बात आए तो कम से कम वहां पर भी एग्जीक्यूटिव्स को अपनी पावर हैंडओवर करते हुए दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। तीसरा है कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होती है वो कहीं ना कहीं हार्म होती हुई दिखाई दे रही है, तब जब पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स का जो हवाला दिया जाता है कि आप रिटायर होगे, जज आपकी होता क्या है कि कोई भी रिटायरमेंट के बाद में कोई भी जज रिटायर हुआ तो उसको एग्जीक्यूटिव्स क्या कहते हैं कि भाई आपको हम ऐसे करके ये पोस्ट दे देंगे। तो अगर वो दे दिया गया तो वो क्यों हार्श स्टेप उठाएंगे एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में, क्यों चेक एंड बैलेंस की तरफ जाएंगे? वो यही तो चाहेंगे ना कि रिटायरमेंट के बाद में चलो ठीक है अपना फ्यूचर है वो तो सेफ है, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे और पावर भी अपने हाथ में रहेगी। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना, आपको भी मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आप भी जानते होंगे कि जो भी प्रशासक होते हैं ना, चाहे वो जजेस हो चाहे कोई भी हो, बेशक उनकी खुद की लॉबिंग चलती है, पावर होती है हाथ में, थोड़ा सा हटके बता रहा हूँ अनकन्वेंशनल मैनर में, पर रिटायरमेंट के बाद में कोई पूछता तक नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना, उनको रिटायरमेंट के बाद में बहुत कम पूछा जाता है। तो वो ये कोशिश करते हैं कि भाई कैसे भी करके हम अपनी खुद की जो फ्यूचर जो सेफ्टी है वो इंश्योर कर सके। ठीक है, तो उस चीज के लिए अगर एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स अगर उनको ऑफर कर देंगे तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कहां रही? तो ऐसे करके ये 3 केसेस बनते हैं जहां पर जुडिशरी कॉन्फ्रंट नहीं करना चाहती किसको? एग्जीक्यूटिव्स को। तो प्रशांत भूषण का जो अभी केस है, कंटेम्प्ट चार्जेस जो लगाए गए हैं, तो ये थोड़ा सा गलत है। रीजन बीइंग कि कुछ ही ऐसे लॉयर्स हैं जो जुडिशियल एरिना में सच बोलते हुए नहीं घबराते, सच बोलना चाहते हैं, सच बोलते हैं। तो ये जो जुडिशियल अथॉरिटेरियनिज्म जो आ रहा है ना, इसको अगर अपन देखें तो यहां पर एक कोट देते हैं कि जो लिन हैंडरसन है, उनकी एक बात याद आती है कि यहां पर जुडिशरी ये करती हुई दिखाई देती है, टू मैनिफेस्ट इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, हमने जो बोल दिया दैट इज फाइनल, क्योंकि रिव्यू पिटिशन आ रही है तो भी हम नहीं चेंज हो रहे हैं। दूसरा लैक ऑफ कंपैशन, किसी के प्रति आप कोई दया भाव नहीं रखते हो। और तीसरा कोई ऑपरेसिव स्टेप ले रही है, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव अगर लेते हैं तो उसको आप अप्रूव कर रहे हो। तो ये जो लाइन है ना, जुडिशरी की फंक्शनिंग में आए तो आप ये लिखना है ऐसे में जब भी आए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्टिकल अपना यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये आर्टिकल लिखा गया है केरला के जो फाइनेंस मिनिस्टर है टी.एम. थॉमस, उनके द्वारा। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट तो सिंपल सी बात है, स्टेट और सेंटर के रिलेशंस अभी कोविड-19 के टाइम पे बहुत ही बिगड़ चुके हैं। रही सही में जीएसटी कंपनसेशन पेमेंट की बात की जाए तो वो तो और भी ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन को एक्सपोज करता है, क्योंकि जीएसटी रेवेन्यू की अपन ने बात की थी, शॉर्टफॉल दिखाया जा रहा है 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 3 लाख करोड़ तक। अब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंपनसेशन सेस है वो भी बढ़ा दिया है, तो उससे भी आपको तो केवल 70,000 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे, 2.3 लाख करोड़ कहाँ से आएंगे? ये गैप। तो अल्टीमेटली एक ही सोर्स बचता है, टेम्परेरी बोरोइंग। उधार लो फिर मार्केट से। अब टेम्परेरी बोरोइंग आप लोगे और साथ में आपकी जो कंपनसेशन जो देना चाह रहे हो कंपनसेशन स्कीम के अंडर में स्टेट्स को जो लॉस होगा
जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से, उसको आप फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर पॉइंट ये उठाते हैं कि जब जीएसटी को बनाने की बात की गई थी और जब फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे तो उनसे बहुत सारी बातें की गई थी। उनमें एक सवाल ये भी था कि अगर कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांस आ जाती है तो उस परिस्थिति में स्टेट्स को कैसे कंपनसेट करोगे आप। तब अरुण जेटली जी ने ये कहा था कि बोले इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि जो कंटिजेंसी, जो अपना सिस्टम है ना, जो कंपनसेशन को, हम इसको 5 साल से और ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे। तो ये चीज़ तो जीएसटी काउंसिल में फाइनलाइज हुई थी, ठीक है। तो इसी बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं राइटर, कि अभी जो रिसेंटली जो मीटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखी गई कि गवर्नमेंट ने कुछ और ही बात कही। कैसे कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अब के टाइम पे बोरो करने के लिए खुद से कोशिश ही नहीं कर रही है, कि बोला कि सेस को जो फंड करना है, मतलब जो कंपनसेशन देना है उसको अगर हमें पैसे लेना, मतलब फुलफिल करना है, स्टेट्स को देना है, जो पार्ट उनका बनता है वो अगर देना है तो उसके लिए उधार लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट तो लेना नहीं चाहती, क्यों कि बोला कि एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और एक रही सही में फिस्कल जो स्टिमुलस देने का या फिस्कल डेफिसिट है वो ऑलरेडी हाई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठाते हैं कि आप 2.3 लाख करोड़ रुपए के लिए आप ये बात कह रहे हो, तो जो आपने 21 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज दिया है वो भी तो बैंक क्रेडिट से ही तो आप करोगे ना, वो भी तो बैंक से उधार लेके करोगे, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट, इसके अलावा आप अगर वाकई में सॉल्यूशन की तरफ जाते हो तो आपको दिखता है मोनेटाइज द डेट, दैट मीन्स नई करेंसी प्रिंट करवाओ आरबीआई से। वर्ल्ड की जितने भी फिस्कल स्टिमुलस दिए गए हैं ना आज, चाहे अमेरिका में देख लो, चाहे यूके में देख लो, चाहे जापान में देख लो, वहां पर जो फिस्कल स्टिमुलस दिए गए हैं वो मैक्सिमम इसी पे बेस्ड है, मोनेटाइज द डेट। दैट मीन्स कि कैसे भी करके जो कर्जा बढ़ रहा है गवर्नमेंट पे, तो वो आरबीआई को या सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगी कि पैसा और प्रिंट करो, करेंसी और प्रिंट करो, जिससे कि हमें हमारी उधार चुका सके। तो यहां पर इस चीज का पहले प्रैक्टिस होती थी इंडिया में, जिसको सी रंगराजन जब आरबीआई के गवर्नर बने तो उन्होंने बंद कर दिया था। पर प्रेजेंट सिचुएशन को अगर देखें ना, कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक बिल्कुल क्रैश कर रही है, क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में तो शायद वो भी एक्सेप्ट करते कि भाई अब तो मोनेटाइज करना ही पड़ेगा डेट को, ठीक है। तो सेंटर के पास में अभी भी आर्ग्यूमेंट ये क्या है कि भाई एक तो फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट कैसे आगे बढ़ा पाएगी अपने खुद के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो टारगेटेड वे में काम करना है। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं, तो क्या स्टेट्स उधार लेंगे, आपने स्टेट्स को बोरोइंग अलाउ कर दी, तो क्या स्टेट्स उधार लेंगे तो क्या फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज नहीं होगा? ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। इसके अलावा जो सेंटर है उसके लिए एक कन्वीनियंट वे होता है अगर वो उधार ले, क्योंकि स्टेट्स अगर उधार लेंगे ना तो उन पे इंटरेस्ट रेट 1 से 2% ज़्यादा लगेगा, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टेट्स को और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ स्टेट्स का जो फिस्कल डेफिसिट सीलिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको, अगर आप ये चाहते हो तो इससे क्या हो गया, जो कंपनसेशन रिक्वायरमेंट्स हैं स्टेट्स की वो भी आप फुलफिल करने के लिए आपको अलग अलग अप्रोच करनी पड़ेगी। यहाँ पर वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि हर स्टेट की फिस्कल डेफिसिट की जो सीलिंग है वो डिफरेंट है, खुद के रिक्वायरमेंट्स अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सेपरेट इश्यूज को सेपरेटली टैकल करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है आपको यहाँ पर तो सेपरेट काम करना पड़ेगा, और यहाँ पर एक यूनियन फॉर्म में सेंटर को केवल अपने हिसाब से एक कदम लेने पड़ेंगे। तो स्टेट्स को कहीं ना कहीं आप जो बोरोइंग के लिए अलाउ कर रहे हो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू बन जाता है। इसके साथ साथ में गवर्नमेंट जो है मॉरली भी तो रिस्पॉन्सिबल बनती है। जहां पर आप सरप्लस जब आता है आपके पास में जीएसटी कलेक्शन का, जो कि शुरुआती 2 सालों में आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया। इसी तरीके से जो इंटीग्रेटेड जीएसटी था उसका अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन जो था लगभग 1 लाख करोड़, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक अकाउंट में डाल दिया। तो भाई जब आप सरप्लस के टाइम पे पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तो सेस का जब डेफिसिट आ रहा है तो उस टाइम पे भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगे आना चाहिए ना सपोर्ट करने के लिए। ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। इससे क्या है कि जो इनिशियल स्पिरिट जो थी ना, जो जीएसटी काउंसिल में डिस्कशन हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई देती है, गवर्नमेंट उससे दूर जाती हुई दिखाई देती है। कैसे? अभी जो रिसेंट मीटिंग हुई है ना, उसमें सेंटर ने लास्ट में आते आते एक चीज़ कही। शुरुआत में तो मीटिंग हुई थी कि चलो हाँ हमें इस तरीके से सॉर्ट आउट करना है प्रॉब्लम्स को, कंपनसेशन इस तरीके से करना है, पर लास्ट में आते आते ये कहा सेंटर ने
कि भाई जो कंपनसेशन की बात हुई थी वो हुई थी जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, कि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में कहीं प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से स्टेट्स के पास में फंड्स की कमी रहती है, तो वहां पर हम आपको कंपनसेट करेंगे। पर ये कोविड-19 जो है ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, ये तो मतलब जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से प्रॉब्लम ही नहीं हुई है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, ये तो फोर्स मेजरे है। और ये जो प्रोविजन होता है ना, एक्ट ऑफ गॉड, फोर्स मेजरे, ये आप कभी भी कोई पॉलिसी साइन करो ना, आप देखना उसमें लिखा हुआ रहता है। आपने मूवी देखी होगी ओ माई गॉड, ठीक है, जिसमें परेश रावल अपनी दुकान के लिए इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जाता है और उसमें लास्ट में लाइन दिखाता है, देखो ये एक्ट ऑफ गॉड, कि और किसी के साथ हुआ ही नहीं, आपके साथ में ही हुआ है, क्योंकि वो एक ही दुकान टूटी थी। तो उस बात को ही यहां पर अपन रिकॉल कर सकते हैं कि ये जो प्रोविजन होता है ना पॉलिसीज में, वो इसलिए होते हैं कि जो अल्टीमेटली जो पेमेंट करना होता है ना ड्यूज का, उसको अवॉइड किया जा सके। और इसकी लीनिएज अगर अपन देखें ना, तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना फ्रांस में, ठीक है, लगभग लास्ट 18th सेंचुरी और इनिशियल 19th सेंचुरी में, उस टाइम पे ये यूज किया जाता था कि भाई एक्ट ऑफ गॉड है, अब इसका तो आपको कंपनसेशन मिल ही नहीं सकता। तो यही कोविड-19 के लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि कंपनसेशन तो केवल इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी की वजह से अगर लॉसेज होते तो मिलता, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, हम कैसे दें इस चीज को, ये कह के खुद को साइड में कर लिया। तो ये लीगली अनटेनेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, अगर बात करें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी टर्म का, जो कि सेक्शन 7 में कंपनसेशन लॉ जो है उसके अंडर में कहीं ना कहीं बताया है कि आप जो भी रेवेन्यू लॉसेज होंगे उसको आप हैंडल करोगे। क्योंकि अगर एक तरफ आपने जो रेवेन्यू एस्टिमेट लगाया है, दूसरी तरफ आपने कलेक्ट किया है, उसमें जो गैप आएगा तो आप 2 महीने के अंदर अंदर आप फुलफिल करोगे सेक्शन 7 ऑफ कंपनसेशन लॉ के अंडर में। तो वहां पर ये नहीं देखा गया, ना लिखा गया कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या ह्यूमन है या फिर नेचर है। तो ये जो स्टांस है ना सेंटर का, ये कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रस्ट को रिड्यूस करता हुआ दिखाई दे रहा है। फेडरल सिस्टम है उसको स्मूथली वर्क करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो यूनिलैटरल एब्रोगेशन है ना, जो सॉलम प्रॉमिस की गई थी स्टेट्स को, जिन्होंने अपना 70% टैक्स डोमेन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में दे दिया, तो उस चीज से आप दूर नहीं जा सकते हो, आपको कंपनसेशन देना चाहिए, ये स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर आप कंपनसेशन नहीं देते हो तो स्टेट्स को आप फर्दर फोर्स करते हो कि वो अपने खर्चे को और कम करें, जो कि उन्होंने अपने बजट में प्रिपेयर किया था ये सोच के कि जीएसटी जो है वो 14% से ग्रो करेगा आने वाले टाइम पे। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने बजट बनाया। तो जो स्टेट्स की डिमांड है वो कोई अपने खर्चे को बढ़ाने के लिए नहीं है, वो तो अपने खर्चे को जो बजट में उन्होंने लिखा था, बनाया था 14% जीएसटी ग्रोथ को देखते हुए, उसको मेंटेन करते हुए बनाया था। तो आप एटलीस्ट उनके खर्चे को तो कंपनसेट करो। साथ में आप देखोगे तो स्टेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का ऑल ओवर इंडिया देखा जाए ओवरऑल तो 60% कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आप स्टेट्स को ही कंस्ट्रेंट में ला दोगे एक्सपेंडिचर को रोकने में, तो आप एक तरफ तो कहते हो कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने की जरूरत है, और दूसरी तरफ आप स्टेट्स के एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करते हो जो 60% पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन आता है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस तो बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। तो पहले क्वार्टर का जो डेटा आ चुका है, जिसमें जहां पर इंडिया में 24% कॉन्ट्रैक्शन दिखाया जा रहा है, तो इसी के बेसिस पे आप इसी टाइम पे देखोगे तो दूसरे कंट्रीज में केवल 12% का कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये अपने आप में जो इंडियन इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत मिजरेबल परिस्थितियों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आज जो स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट देना चाह रही है, जो वीकनेस आ रही है, उसकी वजह क्या बता रहे हैं यहाँ पे राइटर, कि एक तो डिमोनेटाइजेशन आपने इंप्लीमेंट किया था, दूसरी तरफ आपने लॉकडाउन को इंप्लीमेंट किया इम्प्रॉपर मैनर में। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं आज भी परेशान करती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर रियल स्टिमुलस की बात करें, आज जो गवर्नमेंट दे रही है वो तो जीडीपी का केवल 1% ही दे पा रहे हो, जो ज्यादा देने की जरूरत है। आज कंजप्शन लगभग 27% तक कम हो चुका है, एक्सपेंडिचर बहुत कम हो चुका है, डिमांड को हमें रिकवर करना है तो स्टिमुलस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडियन गवर्नमेंट जो भी आर्ग्यूमेंट ले रही है, जो भी स्टैंड ले रही है, वो मैक्रो इकोनॉमिक लॉजिक से बहुत दूर है। इनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे अपने को ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्टिकल यहीं ख़त्म होता है।
और आज का डिस्कशन भी यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।